हेलो नमस्कार जय हिंद राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार डी के करियर क्लासेस में। तो साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये एक चित्र आपको दिख रहा होगा। ये कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, ये दोस्त हैं। इसके बाद एक किताब बनी हुई है, तीसरे एरो पर एक सड़क जा रही है और चौथे एरो पर हमारा मस्तिष्क बना हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ देखिए, आप समझिए कि दोस्त, किताब और रास्ता और यदि हमारी सोच, ये चारों चीज़ें हमारे लिए सही मिल गई हैं तभी हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ गलत हो गई तो हम खराब हो जाएंगे। तो देखिए क्या मतलब इसका। दोस्त, किताब, रास्ता, सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। तो इसलिए दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, इनको अपनी हमेशा सही रखें और सही लोगों का ही चयन करें, सही किताब का चयन करें, सही रास्ते का चयन करें, अन्यथा आपका जीवन कभी भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू डी के करियर क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कृषि विकास और भूमि सुधार। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पंचवर्षीय योजनाएं। तो हमने लास्ट क्लास तक छठवीं पंचवर्षीय योजना पढ़ ली थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। ठीक है, जिसमें कि इंदिरा गांधी जी का शासन था। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आज हम अगली पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, जिस पंचवर्षीय योजना को हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, ये 1985 से लेकर 1990 तक चली है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। आपको मैंने बताया था कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही 1984 में आपकी जो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब उनकी जब हत्या कर दी गई तो 1985 में ही उसी समय तुरंत ही राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री जी बना दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ हमको पता है। तो जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए तो, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे। तो अब ये जो आएगी सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें अध्यक्ष कौन होंगे? हर पंचवर्षीय योजना में एक अध्यक्ष हुआ करता था। अध्यक्ष कौन हुआ करता था? जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो उस समय प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी। ठीक है, और इन्होंने उपाध्यक्ष उसको बनाया था। तो इन्होंने उपाध्यक्ष जो बनाया था, वो बनाया था मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, देखो ये साइड से फोटो में इसलिए लगा देता हूँ, इसमें आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी दिख जाते हैं। ठीक है, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अर्थव्यवस्था को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अर्थव्यवस्था को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा इस योजना का उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण करना। तीसरा उद्देश्य इस योजना का था, पर्यावरण के अंदर ही है कि ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, इनके प्रयोग पर बल एवं विकास। आप जानते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है? परंपरागत ऊर्जा वह होती है जो हम बरसों से यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोयला है। इनका यूज करके जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो होती है हमारी परंपरागत ऊर्जा। और गैर परंपरागत ऊर्जा वह होती है जे जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हाइड्रो ऊर्जा, मतलब जिसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, बार बार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा की। तो इन पर विशेष बल दिया गया, इनके प्रयोग पर और विकास पर इनके बल दिया गया। अगला, समानता एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। ठीक है, अगला, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रही है इस योजना की, कि खाद्यान्नों के उत्पादन पर जोर दिया गया। यही सबसे मेन उद्देश्य था इसका, खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर। ठीक है, तो ये इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। फिर इसमें कुछ योजनाएं चली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3 योजनाएं चली थी। तो पहली योजना थी जो आपकी, जिसको कहते हैं इंदिरा आवास योजना। ये सबसे इम्पोर्टेंट योजना थी इस योजना की। इसको कहते थे IAY। ठीक है, अगर बात कर ले, कभी पूछ ले कि ये कब चली थी, तो इसकी बेटा डेट थी 1985। 1985 में चली थी इंदिरा आवास योजना। ठीक है,
जिसका वर्तमान रूप अगर हमको देखने को मिले तो वर्तमान में ये चलती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरी योजना चली थी आपकी जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, जिसको हम लोग JRY कहते हैं। इसका वर्तमान रूप अगर हम देखें तो वर्तमान में इसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मनरेगा के नाम से जानते हैं, जवाहर रोजगार योजना को। इसके बाद तीसरी एक योजना इन्होंने और चलाई थी, नेहरू रोजगार योजना, NRY। एक चीज़ आप यहाँ पे कॉमन देख पा रहे हैं, कॉमन एक तो ये है कि सारी योजना इन्होंने अपने परिवार के ही नाम पर रख दी। पूरे भारत में ना कोई और क्रांतिकारी पैदा हुआ, ना कोई और ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसके नाम पे ये योजनाएं रखते। सारी योजना अपने घर में ही ले ली। ठीक है, तो हंसी आती है कांग्रेस की योजनाओं का नाम सुनकर। देखो, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना एक ही व्यक्ति के नाम पे टाइटल लगा दिया, उसका नाम लगा दिया। चलो खैर, कोई बात नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। आगे देखते हैं। लक्षित विकास दर जो रखी गई थी वो 5% रखी गई थी उस समय की, और जो हमें प्राप्त कितनी हुई? 5.8% की प्राप्ति हुई। तो एक अच्छी बात है, जो विकास दर हमने रखा था उससे ज़्यादा की हमें प्राप्ति हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी योजना में कृषि में क्या क्या हुआ, तो कृषि में 7वें पंचवर्षीय योजना में कपास को छोड़कर बाकी सभी फसलों का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा, यानी जो भी लक्ष्य रखा गया उससे अधिक रहा। अगर हम एग्रीकल्चर के लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य जो हमने रखा था वो हमने रखा था 5.1%, और जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हमें 5.8%। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लक्ष्य की बात हो गई यहाँ पर। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं। इसी युग को हमारे भारत में जब 1985 और 90 का समय था, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो इसी युग को भारत में कहते हैं कंप्यूटर की क्रांति का युग, क्योंकि इसी समय हमारे इंडिया में कंप्यूटर की शुरुआत हो पाई थी। इसको बोलते हैं ब्लू चिप रेवोल्यूशन, ब्लू चिप रेवोल्यूशन या फिर कंप्यूटर क्रांति। तो बेटा ये 7वीं पंचवर्षीय योजना को ही कहा गया है। ठीक है, और इसमें कोई और इम्पोर्टेंट बात तो अभी मुझे दिख नहीं रही जो आपको बताने लायक हो। वो हम चीज़ें आपको अगली बार में, मतलब अगली योजना में बताएंगे, कुछ और चीज़ें आएंगी। इस समय हुआ क्या था, इसके बाद 1990 के बाद जब 8वीं पंचवर्षीय योजना आएगी तो उस समय हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे गरीबी से जूझा। उस समय हमारे देश में वास्तविकता में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अर्थव्यवस्था हमारे देश की बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो फिर उस समय क्या हुआ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आते हैं फिर अगली पंचवर्षीय योजना पर। अगली पंचवर्षीय योजना जो आपकी आएगी, जिसको बोलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो जिसके अध्यक्ष थे PV नरसिम्हा राव और उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। देखिए, जो PM होता है वही अध्यक्ष होता है, आप जानते हैं। तो इस समय PM कौन रहे होंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय? 1992 में PV नरसिम्हा राव। तो उस समय हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने बनाए थे। कौन बनाए थे? मनमोहन सिंह जी, जो वास्तविकता में बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं आज भी, और इन्होंने फाइनेंस में हमारे देश में बहुत ज़्यादा मदद की है। ठीक है, बाकी तो कांग्रेस ने इनको बहुत ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया, लेकिन फाइनेंस में इसके जैसा ज्ञानी व्यक्ति शायद अभी दूसरा कोई हमारे इंडिया में नहीं हुआ। बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1992 से 1997 तक चली थी। तो अगर बात करें इस योजना के मॉडल की, तो ये योजना आपकी थी जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित थी। PM नरसिम्हा राव थे, P नरसिम्हा राव और PV नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ विकास, यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ध्यान किसने इसने दिया? इसने ध्यान दिया था मानव विकास पर। और यही योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना भी मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, इस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था का LPG-करण किया गया। अब LPG आप गैस वाली मत समझना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये वो LPG नहीं है जिसका LPG-करण किया गया। इस LPG का मतलब होता है बेटा, L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन,
पी का मतलब होता है आपका प्रिवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन चीज़ें इस पंचवर्षीय योजना में चालू की गई। अब ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए जानना जरूरी है, डिटेल में इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि डिटेल में ये चीज़ आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एल की, यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की। बात क्या थी कि 1991 से पहले हमारे इंडिया में कोई भी बिजनेस चलता था या कोई भी आप इंडस्ट्री लगाते थे तो उसको खोलने से पहले आपको बहुत ही कठिन प्रोसेस से गुजरना होता था। यानी आपको बहुत ज़्यादा कठिन लाइसेंस वगैरह, बहुत ज़्यादा आपके कठिन कानून थे, उन सबको बनाना होता था, ठीक है। लेकिन जब 1991 के बाद जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ तो इसके अंतर्गत लाइसेंस वाली जो प्रॉब्लम्स थी या लाइसेंसिंग जो राज था उसको ख़त्म कर दिया गया। केवल 14 उद्योगों को छोड़कर अनबारी लाइसेंस समाप्त कर दिए गए, ठीक है। उस समय ये 1991 की बात है। और इस समय तो इंडिया में अगर बात करें तो इस समय तो मात्र 3 व्यापार हैं जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कोई भी अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो व्यापार में जो करने की जो स्वतंत्रता दी गई उसको ही उदारीकरण कहते हैं और उसको ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। यानी आदमी बिजनेस आसानी से कर सके, उसमें जो स्वतंत्रता दी गई उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो 1991 से पहले का जो समय था उसको लाइसेंसिंग राज कहते थे, इसीलिए कहते थे लाइसेंसिंग राज। तो आप समझ गए होंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन से कुछ फ़ायदे थे। फ़ायदे ये हुए थे इससे, आप चाहो तो लिख लेना कि मेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। एक तो इससे क्या हुआ, भारत में नए उद्योगों में वृद्धि हुई। दूसरी चीज़, व्यापारों में भी वृद्धि हुई। तीसरी चीज़, रोजगार में भी वृद्धि हुई। और चौथी बात, हमारे भारत की जीडीपी में भी वृद्धि हुई। तो ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन, जो कि आप लोग समझ चुके होंगे, मैं समझ रहा हूँ। दूसरी बात आती है आपकी, ये आपका हो गया। अब दूसरी बात आती है निजीकरण की या प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है, 1991 से पहले सभी मुख्य उद्योग जितने भी थे वो सारे के सारे सरकारी थे या सार्वजनिक उद्योग थे, सभी लोग के यूज में आते थे। तो इससे क्या हुआ, उद्योग कम होते थे, लाभ कम होता था, और प्रभाव कैसे होता था, सरकार पर आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ता था, सरकार का फायदा ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे उद्योग इनको निजीकरण के अंतर्गत ला दिया, यानी कि इन उद्योगों को प्राइवेट लोगों के लिए बेच दिया गया, ठीक है। बेच दिया गया सरकारी उद्योगों को। अब इस प्रक्रिया को ही कहते हैं हम लोग विनिवेश प्रक्रिया, ठीक है। निजीकरण क्या कहते हैं, सरकारी स्वामित्व को निजी लोगों में बेच दिया जाना ही निजीकरण कहलाता है। दो बातें हो गई। इससे लाभ क्या थे, सरकार को विनिवेश से पूंजी प्राप्त हो जाती थी। और सरकार किसी को मतलब अपना बिजनेस कहीं देती थी तो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलता था। दूसरा, उपभोक्ता से बेहतर गुणवत्ता मिल जाती थी, ठीक है। तीसरा, उपभोक्ता को सही कीमत भी मिल जाती थी। तो ये चीज़ें थी, इसलिए इन्होंने निजीकरण चालू किया। लेकिन निजीकरण से कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान ये हुए कि आय में असमानता बढ़ी, एकाधिकार जैसे उदाहरण भी हो गए, यानी पावर में वही आ गए जिसके पास कंपनी थी। दूसरा, गरीब और सामाजिक सुविधाओं से वंचित हो गए, गरीब लोग थे वो सामाजिक सुविधाओं से वंचित हो गए, ठीक है। तो ये कुछ नुकसान भी थे। अब तीसरी बात आती है जी, यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। इसमें क्या था, 1991 से पहले भारत में किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि विदेश की कोई कंपनी इंडिया में काम करने के लिए उसके लिए परमिशन नहीं थी पहले। तो 1991 के बाद फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, यानी जो कंपनियां एक देश से ज़्यादा देशों में भी व्यापार कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, विदेशी कंपनियों को भारत में या भारतीय कंपनी को विदेश में कार्य करने की फिर अनुमति प्राप्त हो गई। तो इसको ही ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहा गया। इससे क्या फ़ायदे हुए, इससे एक तो हमारे इंडिया में नई पूंजी आएगी, नई करेंसी आएगी, नया पैसा आएगा, नए व्यापार लगेंगे। दूसरा, नई तकनीकी हमारे यहाँ आएगी, नई टेक्निक आएगी। तीसरा, रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक है। तो 3-4 फायदे थे इससे। दो नुकसान भी थे। नुकसान ये था कि घरेलू कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अगर हमारे यहाँ जो कंपनियाँ चल रही हैं उनका बिजनेस डाउन होगा, उनका नुकसान होगा, या लाभ विदेशों में जाएगा और भैया विदेश में इंडिया का फिर पैसा जाएगा। तो ये कुछ नुकसान भी थे, ठीक है। तो ये बात थी तीनों जो मैंने आपको बता दी एलपीजी के बारे में, ठीक है।
अब बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। हमने क्या लक्ष्य रखा था? तो लक्ष्य रखा था 5.6 और लक्ष्य की जो हमें प्राप्ति हुई थी वो हुई थी हमारे लिए 6.8। तो इतनी ज़्यादा प्राप्ति हुई, इसलिए इस योजना को भारत की अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कहा गया है। ठीक है, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना इसीलिए इसको कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आगे थोड़ी सी कृषि के बारे में। इसमें बेटा कृषि में भी बहुत अच्छी वृद्धि हुई, कृषि में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। इस समय देखिए कुछ योजनाएं चलाई गई थी। एक तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसका पहले नाम था जवाहर रोजगार योजना। इसी में एक योजना चली थी रोजगार बीमा योजना, एक योजना और चली थी महिला समृद्धि योजना। 3 योजनाएं चली थी इसी में 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई और विकास दर कृषि की हो गई 4.7% तक। ठीक है, ये बात हो गई। इससे पहले आपने देखा कि 90 के बाद सीधे 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 में आई। तो ये वाला समय कहाँ बीता? तो 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। और ये सारी चीज़ें जो हमारे देश की इकोनॉमी संभालने के लिए मैंने बताई, एलपीजी पर लागू किया गया, तो वो सारे कार्य इन्हीं 2 वर्षों में हुए। बहुत सारे काम हुए। ठीक है, तो वो सारे इकोनॉमिक्स में बताए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नवीं पंचवर्षीय योजना पे हम लोग जाते हैं, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, यानी कि सामाजिक न्याय के साथ विकास कह सकते हैं, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें लक्ष्य जो रखा गया था वो 7 रखा गया था स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने सोचा कि पिछली बार हमने 5.6 रखा था तो एक बार 7 रखना ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने इसको लक्ष्य को फिर घटा दिया और इसको 6.5 कर दिया। यानी जो लक्ष्य की वास्तविक प्राप्ति हुई वो हुई इनके लिए 5.4%। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई। एक योजना चलाई गई थी इसमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दूसरी चलाई गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरी चलाई गई थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और चौथी चलाई गई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये 4 योजनाएं चलाई गई थी। बात करें अगर कृषि के बारे में, तो कृषि में इसमें कृषि के क्षेत्र में इसे एक असफल योजना कहा जाता है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में विकास दर जो इसका हुआ था वो 2.04% तक ही हो पाया था इसका। ठीक है, किसका? नवीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, और एक बात और बताते हैं, इसी पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवार की आय ₹20,000 तक कर दी गई। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में बीपीएल पे भी बहुत ध्यान दिया गया। ये बात चाहे तो आप कहीं पे लिख लेना। ठीक है, बीपीएल पे बहुत ध्यान दिया गया और उनकी आय 20,000 रुपये तक कर दी गई। ठीक है, बस ये योजना बस कृषि के लिए लाभकारी नहीं रही, ये जानना आप। बहुत ज़्यादा इसके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। आगे आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य क्या था? पहले तो इसका उद्देश्य था, पहले इसकी वो जानते हैं कि किस पे आधारित थी ये। तो बेटा ये आधारित थी तुम्हारी आगत निर्गत मॉडल पर, व्यापक आगत निर्गत पर, यानी एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट व्यापक आगत निर्गत पर आधारित थी। इसमें जो सर्वाधिक बल दिया गया वो कृषि पर दिया गया। ठीक है, यानी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, उद्देश्य आप लिख लेना, समावेशी विकास। समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी संपूर्ण विकास, समावेशी विकास मतलब हर तरह से विकास इसका मुख्य उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। और मुख्य उद्देश्य का था कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति की आय को दोगुनी करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य बातें थी। और इसमें कृषि के क्षेत्र में जो ध्यान दिया गया, ये देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया गया। कृषि क्षेत्र में इसमें सुधार की बात की गई। कृषि क्षेत्र में सुधार क्या क्या किए गए? तकनीकी नई नई लाई गई, ऊर्जा के बारे में नई नई बात हुई, सिंचाई के बारे में नई बात हुई और मृदा के बारे में बात हुई और जल संसाधन के बारे में बात हुई। ये सारी चीज़ें इसमें कृषि में सुधार किए गए। तो कृषि विकास दर इसमें
2.5% रही, यानी कृषि में इसमें अच्छा रेशियो रहा। अगर हम लोग इधर बात करें, सर्वाधिक बल इन्होंने कृषि पर दिया था। और अगर सर्वाधिक व्यय की बात करें, सर्वाधिक पैसा किस पे खर्च किया, तो बेटा इन्होंने सर्वाधिक व्यय अपना ऊर्जा पे खर्च किया था। ठीक है, बल तो कृषि पे दिया लेकिन पैसा लगा रहे हैं ऊर्जा पे। तो लक्ष्य जो इन्होंने रखा था 7.9 रखा था, और जो वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति हुई वो 7.8 हुई। तो लगभग एवरेज में छूट गए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो ये योजना लगभग ठीक ठाक रही और सही मानी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगली योजना पे बढ़ते हैं, जो कि हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर जो चली थी 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो उद्देश्य था वो हमारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास की इसमें बात की गई थी। ठीक है, और अब तक की ये भी सबसे सफल योजना रही है। ठीक है, इस योजना में औसत सर्ववृद्धि दर 8% रही। ये वृद्धि दर अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर है। इस योजना में जो ध्यान दिया गया वो शिशु मृत्यु दर को कम किया गया, इस पर ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य एक ये था, एक मातृत्व मृत्यु दर को कम, ये भी इसका उद्देश्य था। यानी कि जब शिशु जन्म होता है और माता जब जन्म देती है शिशु को, तो इन दोनों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं। तो इनका उद्देश्य था कि इन दोनों को बहुत कम किया जाए। अगला, इस योजना का उद्देश्य था कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति। अगला उद्देश्य था इस योजना की साक्षरता दर को बढ़ाना और कुल प्रजनन दर को कम करना, यानी कि जनसंख्या कंट्रोल करना भी इसका उद्देश्य था। लक्ष्य रखा गया था इनका 8%, और वास्तविक जो प्राप्ति हुई वो इनको 7.9% की प्राप्ति हुई। ठीक, तो ये योजना काफ़ी सफल रही, कह सकते हैं इसको। इधर कृषि की बात करें तो भूमि पर जनसंख्या दबाव कम, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, ये उद्देश्य थे इसके। कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता को दूर करना या कम करना, ये एक उद्देश्य था। लक्ष्य उन्होंने कृषि का रखा था 4%, और वास्तविक प्राप्ति हुई 3.7%। तो ये आपकी रही 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब अगर हम बात करें लास्ट पंचवर्षीय योजना की, जो कि हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक रही। तो इस योजना का क्या मतलब मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था इस योजना का तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, यानी बहुत स्पीड से तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पे इसका उद्देश्य था। इंग्लिश में कह सकते हैं फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। इसकी भी वही वाली बातें थी जो ऊपर थी। योजना के लक्ष्य कि मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना, यानी 996 करना उस समय था, साक्षरता दर को बढ़ाना। ठीक है, तो उस समय जो वास्तविक दर इन्होंने रखी थी वो 8% की इनको प्राप्ति हुई। ठीक है, और इनको जो कृषि दर प्राप्ति हुई वो 4% प्राप्ति हुई। ठीक है, उस समय की बात है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये योजना भी काफ़ी सफल रही। और इस योजना के कुछ लक्ष्य और थे कि विकास दर 8% तक रखी जाएगी और 8% की इनको प्राप्ति हुई, और औसत समृद्धि दर भी 8% ही रही। और दूसरी बात कि कृषि क्षेत्र में 4% रही, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इस योजना का और एक उद्देश्य था कि 5 करोड़ रोजगार का सृजन और गरीबी को कम से कम 10% बिंदु तक कम करना, यानी गरीबी को 10% घटाएंगे और 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये इन्होंने कहा था। कृषि क्षेत्र में क्या किया इन्होंने, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई, और कृषि क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की गई, नई से नई रिसर्च की जाए और उसके हिसाब से फिर कार्य किया जाए। तो ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। आपको पता होना चाहिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना ही हमारी सबसे अंतिम योजना ही रही है। ठीक है, इसी योजना के समय बात है ये 1 जनवरी 2015 की। थोड़ा सा जान लीजिए, अगर आप लोग ना जानते हो, आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा। जब ये ख़त्म की गई है योजना, हमारी पंचवर्षीय योजना है, लास्ट योजना ये है, इसके बाद 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। तो उसकी जगह पे आया क्या है फिर, तो उसकी जगह पे आया है नीति आयोग।
नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी सन 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 1 जनवरी सन 2015 को। ठीक है, उन्होंने क्या करा, योजना आयोग को ख़त्म करके उसी जगह पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, बस इतना आप लोग जान लीजिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया और फिर ये जो हमारी चल रही थी योजनाएं ये ख़त्म कर दी गई। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। बाकी योजनाएं आपकी यहीं तक हो गई समाप्त। और योजनाओं में आपको 2-3 चीज़ें याद रखना, क्या क्या लक्ष्य थे, क्या क्या उद्देश्य थे और उसकी टाइमिंग क्या थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कृषि क्षेत्र में कुछ महत्व की बात करें अगर हम लोग, तो कृषि क्षेत्र में किस किस चीज़ों का महत्व होता है? तो राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि का योगदान की बात करें तो कृषि का कितना योगदान है राष्ट्रीय आय में? तो राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है वो है आपका 16.5%। ठीक है, राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है वो 16.5% है। ऐसे ही अगर रोजगार की दृष्टि से बात करें कि रोजगार की दृष्टि में कृषि का कितना योगदान है, तो 55% लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि से कनेक्ट हैं। अगर बात करें अप्रत्यक्ष रूप से तो 60 से 65% लोग तक जो हैं वो एग्रीकल्चर से 65% तक कनेक्टेड हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि कृषि से उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, तो कच्चा माल ज़्यादातर हमारे लिए एग्रीकल्चर से ही मिलता है। जैसे अगर हम चाहे जूट की खेती की बात करें, चाहे कपास की बात करें, तो ये कहाँ से मिलता है हमें? ये सब खेती से ही करने से मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें या चीनी उद्योग की बात करें या खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, जो भी हमारे खाने वाली चीज़ें जैसे केचप आता है, सॉस आता है, बहुत सारे अचार आते हैं, मुरब्बे आते हैं, तो ये सारे खाद्य प्रसंस्करण भी होते हैं ये सारे, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमें कृषि से ही प्राप्त होते हैं। अगर बात करें निर्यात में योगदान कितना है, तो निर्यात में भी हमारे देश में कृषि का 13% कृषि उत्पादों का ही योगदान है। तो साथियों, ये रही आज की क्लास। कैसी लगी आपकी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ये और भी मैंने नीचे लगा दी हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना की, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना की, और बाकियों के तो मैं साथ में ही फ़ोटो लगा दी थी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रह पाई थी बीच में। ये लगा दें, ये भी आप साथ साथ में पढ़ लिया करो। ठीक है, तो कैसा लगा साथियों क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।